जय हिंद साथियों। बीएसटीसी के मॉडल पेपर की ये दूसरी क्लास है जो आज आपके सामने आई है। इस क्लास के अंदर जो है अपन टोटल 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। उन सारे 50 क्वेश्चन जो हैं अलग अलग तरह के टॉपिक के हैं जो बीएसटीसी में कंप्लीटली एक पार्ट के रूप में आते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं जो 150 नंबर के पूछे जाते हैं। इससे पहले मंडे के दिन जो है आपको सेम क्लास मिली थी जिसमें अपन ने बीएसटीसी के मॉडल नंबर 1 के हिसाब से 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उन 50 क्वेश्चनों में अपन ने हर तरह के टॉपिक को ऐड किया जैसा कि आपको एज इट इज जो है वो एग्जाम में मिलेंगे। और अब जो ये 50 क्वेश्चन आज आपको फिर से इस क्लास में मिलने वाले हैं ये भी इसी तरह से हर टॉपिक पे बेस्ड है। किसी टॉपिक को मैंने छोड़ा है, किसी टॉपिक को इसमें मैंने जो है उसके क्वेश्चन जो है इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं। आपको ओवरऑल जो है इस क्लास को इस तरह से देखना है कि हमारी 28 अगस्त को होने वाले बीएसटीसी पेपर के अकॉर्डिंग कितनी तैयारी है। अगर ये ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो हम उनको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर आपको बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है तो 700 नंबर का पेपर होता है आपका। 150 नंबर का जो है पेपर आपके, जैसे मैं छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा तो बीएसटीसी के अंदर जो है वो टोटल आपको 600 नंबर के पेपर में 600 नंबर का पेपर होगा जिसमें कम से कम आपको 400 नंबर लाने होंगे अगर आपको जो है आपकी सीट फिक्स करनी है। तो आपकी सीट फिक्स करने के लिए आपको 400 नंबर लाने हैं जिसमें आपको रीजनिंग पढ़ना है, जीके भी है, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा इन सब चीजों में, हिंदी है और हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश है और टीचिंग एप्टीट्यूड है। अभी जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे इन 50 क्वेश्चन यानी जो भाग ऐप में आपके 50 सवाल आएंगे, इन 50 क्वेश्चनों के ऊपर आपकी जो है पकड़ कैसी है, इन 50 क्वेश्चनों पे आपकी पकड़ कैसी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए ईशाला के इस प्लेटफॉर्म पे आपको बीएसटीसी के 3 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। पहला मॉडल पेपर पिछले सोमवार को आपको मिल चुका है, ये दूसरा मॉडल पेपर है जो आपको इस मंडे को मिल रहा है और तीसरा मॉडल पेपर जो है वो आपको अगले मंडे के दिन मिल जाएगा। लेकिन अगले मंडे के दिन जो है वो आपका टेस्ट है, इसलिए अगले मंडे को जो है ये नहीं डाल के हम आपको ये मॉडल पेपर जो है वो संडे के दिन ही प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से या नेटवर्क एरर की वजह से ये क्लास जो है वो संडे को नहीं आ पाई, तो ये आज क्लास जो है आज मंडे के दिन आपको मिल रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और इन 50 क्वेश्चनों को सोल्व करिए कि हमें जो है किस तरह से किस टॉपिक में हमारी जो है वो अभी तक कमी है या कौन सा टॉपिक हमारा अच्छा हो गया है। प्रीवियस क्लास की बात की जाए तो जितना मैंने सोचा था उतनी क्लास जो है वो वायरल हो नहीं पाई, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं, आपको जो है वो रीजनिंग और मैथ्स के अच्छे क्वेश्चंस लाके दे रहा हूं ताकि आपको आपकी तैयारी के बारे में पता चले। तो आप इस क्लास को जो है वो शेयर करें। देखिए, शेयर करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, निःशुल्क क्लासेस है, तो आप खुद अगर ये क्लास पढ़ रहे हैं तो आप इसको शेयर भी करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं वो एग्जाम से पहले इन 150 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसको करके और अपने जो है अच्छे मार्क्स जो है बीएसटीसी में लेके आ सके। साथ ही जो है 50-50-100 क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट संडे के दिन आपको क्लास मिल जाएगी ताकि वो एक क्लास और देखकर जो है वो मंडे के दिन आप जो है अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी के साथ में जो है वो पेपर दे सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बोर्ड पर है। आप जितने भी जने इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप एक पेपर और एक पेन हाथ में ले लीजिए या कॉपी ले लीजिए और मेरे से मैं क्वेश्चन बताऊं उससे पहले जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लें। तो पहला क्वेश्चन है, राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है, अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की उम्र क्या है। तो देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, एक उम्र का क्वेश्चन यानी एक एज का सवाल जो है वो आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा। तो अब देखिए कि राम की उम्र श्याम से 5 गुना है, तो अगर हम श्याम की उम्र x मान ले, यदि हम श्याम की उम्र x मान ले तो राम की जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, क्योंकि कितनी गुना बता रखी है, 5 गुना बता रखी है। यदि इन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, यदि राम और श्याम की उम्र में, यदि राम की उम्र और श्याम की उम्र में जो है वो कितने वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है, तो राम की उम्र क्या होगी। तो देखिए यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5x में से x गया तो 4x इज इक्वल टू 8, तो यहां से x बराबर आ जाएगा आपका 8 में 4 का भाग दिया तो 2, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और आपसे पूछा है कि राम की उम्र क्या है, तो राम की उम्र कितनी आ गई, 5 × 2 बराबर 10, तो राम की उम्र कितनी आ गई, यहां पर 10 वर्ष आ गई। ठीक है, राम की उम्र जो है वो श्याम की उम्र से 5 गुना है, मैंने श्याम की उम्र को x माना तो राम की 5 गुना हो गई 5x। इन दोनों की उम्र का अंतर जो है वो 8 है, तो 5x में से x गया तो 4x बराबर 8, x बराबर 8/4 यानी कि 2 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय के सर्वाधिक समान है। दिए गए समुच्चय के, ये रहने दिए, दिए गए समुच्चय
1 2 1 8 27 के सर्वाधिक समान है। ठीक है, तो 1 8 27 जो है इसका मतलब ये 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है और 3 का जो क्यूब है वो 27 होता है। तो हमें ऐसा कोई एक इसमें से ढूंढना है जो इस तरह से हो। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, 64 125 और 216, 8 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके क्या है, समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से, उसी प्रकार बाढ़ संबंधित है। एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। एनालॉजी से आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपको जो है वो 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात। अब देखिए चक्रवात का उल्टा प्रति चक्रवात है ना, तो उसी प्रकार बाढ़ से संबंधित, तो बाढ़ का उल्टा क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। बाढ़ का उल्टा क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। तो चक्रवात जिस तरह से प्रति चक्रवात से संबंधित है, बाढ़ जो है वो किससे संबंधित हो जाएगी, सूखे से संबंधित हो जाएगी। कबूतर पक्षी कुत्तों के संबंध को कौन से चित्र सही निरूपित कर रहा है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके लिए ये है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके लिए ये है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके लिए ये है और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके लिए ये है। अब इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि कबूतर पक्षी कुत्तों के संबंध में कौन सा चित्र सही निरूपित कर रहा है। तो देखिए कबूतर पक्षी और कुत्तों के संबंध में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आप देखिए यहां पर कबूतर पक्षी, तो ये पक्षी कबूतर है और कुत्ता अलग है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही हो जाएगा कि पक्षी जो है, कबूतर जो है वो पक्षी में आ गया और कुत्ता जो है वो क्या हो गया, अलग से हो गया। कुत्ता जो है वो किससे हो गया, अलग से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 0.003 इंटू 0.002 का मान कितना। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और जनरली पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं इसकी 2-3, जैसे तो आपको पता है 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन 0 कितने आएंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है ना तो हमेशा इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करिए। आप नीचे आप जो है पॉइंट हटाइए 1000 नीचे इंटू 0.02, तो 0.2 ही है ये एक तरह का, इधर से पॉइंट हटाइए नीचे 1 और 0। अब 3 को 2 से गुणा किया तो 6 बटा 1 2 3 4, तो ये देखिए 4 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 6 0 0 0 1 2 3 4 और ये पॉइंट, तो आंसर क्या आ गया 0.006। आंसर क्या आ गया 0.006। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, किसी तरह की कोई भेजामारी नहीं है, कोई नहीं करना है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 0.003 इंटू 0.002, तो इसको भी आप सोल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 2 3 और 0.2, तो 4 के बाद 0 लगाना है, तो 1 2 3 और ये 4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.00। ये आंसर नहीं है, आंसर ये है आपका 0.006। ठीक है, ये आंसर है, 3 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से असंगत शब्दों के जोड़ों को ज्ञात कीजिए। तो असंगत का मतलब देखिए विस्तृत मतलब चौड़ा, तो विस्तृत जो वर्ड है वो ऑलरेडी बता रहा है कि चीजें जो है वो विस्तृत है यानी कि फैली हुई है, चीजें जो है वो विस्तृत है यानी फैली हुई है। और चौड़ा मतलब भी यही होता है। हल्का जो है उसका उल्टा दे रखा है भारी, लघु मतलब छोटा होता है और छोटा दे रखा है बड़ा मतलब विशाल। तो देखिए यहाँ पर ये अपोजिट वर्ड हो गया, जबकि ये विस्तृत मतलब चौड़ा, लघु मतलब छोटा, बड़ा मतलब विशाल, लेकिन हल्का भारी अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्न दिए गए अंकों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है। कितनी बार 2 लगातार, ये 2 जो है ये वाला 2 है। कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर, यानी इतने सारे अंगों में कौन कौन सी संख्या है जिसमें 2 का अंतर है। तो देखिए 7 से 5 के बीच में 2 का अंतर है। फिर उसके बाद में देखिए 3 और 5 में 2 का अंतर है। फिर आगे देखिए आप 5 और 3 में यहां पे 2 का अंतर है। फिर यहाँ पे 2 का अंतर है। फिर इस तरह से 9 4 5 2 5 3 में यहां पे फिर 2 का अंतर है। ठीक है, तो इसी तरह से 5 बार जो है वो कितना है, 2 का अंतर है। देखिए एक बार 7 और 5 में 2 का अंतर है, लगातार दिए हुए अंकों में 2, इसमें 2 का अंतर है। उसके बाद में आप ये देखिए यहां पर 2 का अंतर है। फिर उसके बाद में 5 9 4 8 5 9 5 4 5 9 3 5, ये देखिए फिर यहाँ 2 का अंतर है। फिर 5 5 9
9 5, 5 और 3 में 2 का अंतर है, 3 और 5 में 2 का अंतर है, फिर 5 9 9 4 4 5 5 2 2 5 5 3 में 2 का अंतर है, 5 6 5 9। तो इसका मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये तो ऑप्शन भी नहीं है। तो देखिए एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो है 1 2 और छोड़ रहे हैं अपन। 7 और 5 में 2 का अंतर है, 5 9 में नहीं है, 9 5 में नहीं है, 5 2 में भी नहीं है, 2 3 में नहीं है, 3 5 में है, फिर 5 9 में नहीं है, 9 4 में भी नहीं है, 4 8 8 5 5 9 5 9 5 5 4 4 5 5 9 9 3 3 5 5 5 5 9 9 5 9 और 5 3 में है, 3 5 में है, फिर 5 और 9 9 और 4 4 5 5 2 2 5 5 3 और 3 5। तो देखिए ये 1 3 5, ये 2 का अंतर यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब जो है कितनी बार दो लगातार दिए अंकों के मध्य 2 का अंतर है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको इस तरह से बताने का कारण ये है कि जिस तरह से मैंने इसको 2 बार देखा उसी तरह से आपको भी इस क्वेश्चन को 2 बार देखना, क्योंकि ये जो है ना, ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना, इसकी बात समझना, ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये एक तरह से बांटे गए नंबर है। क्या है? बांटे गए, बोर्ड आपको नंबर बांट रहा है। अब आप देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिमाग लगाना है, बस ये देखना है कि किस सीक्वेंस में जो है वो क्या चल रहा है। इसी बेस पे नया क्वेश्चन देखिए कि दिए गए अंकों को, दिए गए में कितनी बार 5 के बाद 9 आया है, परंतु इन जोड़ों से में से 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए। तो 3 नहीं आना चाहिए, तो देखो कितनी बार 5 के बाद 9, तो देखो 5 के बाद 9, ये एक तो यहां आगे, लेकिन इसके आगे 3 नहीं है। 5 के बाद 9 आया है ना, तो उसके बाद ये 5 के बाद 9 आया, लेकिन यहां 3 है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, ये 5 के बाद ये 9 आ गया, फिर ये देखिए ये 5 के बाद 9 आ गया, फिर उसके बाद ये देखिए 5 के बाद ये 9 यहां आ गया। ठीक है, फिर ये देखिए यहां पे 3 आ गया है, तो ये नहीं होगा। फिर यहां पे देखिए 5 के बाद 9 आ गया, तो 1 2 3 4 और 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 बार जो है वो 9 आया है, लेकिन उससे पहले 3 नहीं आया, जबकि 2 बार जो है उसके आगे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है इनकी प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपको नंबर देंगे, बस उस समय पेपर देते समय आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो एकदम शानदार होना चाहिए। चलिए, श्रेणी का अगला अंग क्या है? तो ये सीरीज वाला टॉपिक चल रहा है, तो सीरीज में देखिए श्रेणी का अगला अंग क्या है, तो 8 22 8 28 और 8। तो देखिए सिंपल से आपको पता चल रहा है कि 8 कॉन्स्टेंटली चल रहा है, और 8 जब कॉन्स्टेंट चल रहा है तो 22 और 28 में +6 और 28 में +6 जोड़ा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 34। तो इसका आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 378 सिक्कों में से 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हो जिसके मूल्य के अनुपात 13 11 और 17 हो, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। तो देखिए 13 11 और 17, शायद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 17 नहीं होगी, ये 7 है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक दे रखा है। देखो 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के होते हैं, दो 50 पैसे के सिक्के होते हैं, पैसे के सिक्के, जबकि 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं। 4 जो है वो किसके होते हैं? 25 पैसे के सिक्के होते हैं। तो अनुपात देखिए 13:11:7 है। तो देखिए नया अनुपात क्या हो जाएगा? 1 रुपए के 13 सिक्के, 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, तो 11 दूना 22 और ये 7 चौक 28। देखिए इसको मैंने 2 से गुणा इसलिए किया क्योंकि 1 रुपए में 2 जो है वो क्या होता है? 50 पैसे के सिक्के होते हैं, और 1 रुपए में 4 जो है वो 25 पैसे के सिक्के होते हैं, इसलिए 7 को मैंने किससे गुणा किया? 4 से। अनुपात निकालिए 13 22 और 28, 13 + 22 + 28, और ऊपर जो है वो अपने को क्या ज्ञात करना है? 50 पैसे। 50 पैसे का अनुपात कितना है? 22। तो ये 22 और इंटू कितने रुपए हैं? 378 रुपए हैं। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो देखिए 13 और 22 कितने होते हैं? 13 और 22 हो जाएंगे आपके लिए 35, 35 में आपने 28 जोड़े तो 35 और 28 हो जाएंगे 63, ऊपर हो जाएगा 22 और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 378। इसको आप कट करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 6 बार। 63 को 6 पंजे 36 और 6 ते 18, 22 को 6 से गुणा किया तो आंसर कितना आ गया? 132। इसका मतलब 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 132 होगी। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 132। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी कूट भाषा में स्टाइल को कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ गया है। यदि किसी कूट भाषा में स्टाइल को UVZJC लिखा जाए और ब्लंट को DNVLR लिखा जाए, तो उसी कूट में मोल्ड को कैसे लिखेंगे? बहुत आसान सवाल है। देखिए S से ये U पे जा रहा है, T से ये V पे जा रहा है, Y से Z पे जा रहा है, L से J पे जा रहा है और E से C पे जा रहा है। तो देखिए आप क्या हो सकता है, यहाँ पे S आता है 19 पर, U आता है आपका STU यानी 21 पे, +2
सबसे पहले +2, चलो इसको इधर देख लेते हैं, STYLE, STYLE, UVZJC। तो देखिए ये यहां पर +2, T से V +2, तो Y से Z +1, L से J -2 और E से C -2। तो देखिए +2 +2 +1 -2 और -2 ब्लंट। इसी तरह से आप देखिए BLUNT को क्या लिखा जाए, DNVLR, तो DNVLR लिखा जाए। तो देखिए यहां पर क्या है, B से D गए आप +2, L से N गए आप +2, U से V गए आप +1, N से L गए आप -2, T से R गए -2। इसका मतलब देखिए +2 +2 +1 -2 -2। तो इसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले आप +2 करिए तो MNO, फिर आप +2 करिए MNOPQ, फिर आप इसमें +1 करिए V, फिर आप -1 करिए J, और फिर आप -2 करिए B। तो OQVZB, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। दिया और दक्ष की औसत आयु जो है वो 22 वर्ष है। इसका मतलब यहां से आप आंसर निकालिए कि ये कितना हो जाएगा आपका। उसके बाद यदि सुरभि की उम्र को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। तो सुरभि की आयु क्या होगी, तो देखिए सवाल को अच्छे से समझिए। दिया और दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है, और ये दोनों दिया और दक्ष जो है ये दोनों दो जने हैं। तो इसका मतलब 22 को 22 से गुणा करें तो इन दोनों को आयु का जोड़, तो दिया प्लस दक्ष की आयु का जोड़ जो है, दिया प्लस दक्ष की आयु का जो जोड़ है वो 22 को 2 से गुणा किया तो 22 × 2 कितना आ गया, 44। अब उसके बाद ये यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत आयु 28 हो जाती है। तो अब दिया के साथ में दिया प्लस दक्ष प्लस सुरभि को भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो इनकी जो उम्र है वो औसत 28 हो जाता है। तो ये 3 जने हो गए, तो 28 को आप किससे गुणा कर लीजिए, 3 से। तो 28 को 3 से गुणा किया आपने तो 28 दिया कितना होता है, इतने से पहाड़ है तो आपको याद होने चाहिए। 28 दिया कितना होता है, 86, कितना होता है 86। 28 दिया कितना होता है 86। तो अब देखिए ये 86 वर्ष इन तीनों का है और दिया और दक्ष का 44 है। तो 86 में से अगर मैं 44 निकाल लूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2 और 4। इसका मतलब सुरभि की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष हो जाएगी। सुरभि की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष हो जाएगी। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 22 को 2 से गुणा किया तो 44, और दिया दक्ष और सुरभि को जोड़ दिया जाए तो 28, 28 को 3 से गुणा किया तो 20 का 60 और 8 3 24। देखिए यहां थोड़ी सी गलती हुई है, मैंने आपको पहाड़े के लिए बोला और मुझसे ही गलती हो गई। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 84, सही तो बताया मैंने, 84 आएगा ये, सॉरी है ना। और 84 से जो है 84 जो है वो इससे 44 अगर आप निकालेंगे तो ये आंसर कितना हो जाएगा आपका 40। तो इसका मतलब जो है वो सुरभि की आयु क्या हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। सुरभि की आयु क्या हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए आप सभी। एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जितने नहीं। प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले, गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, परंतु उसके अंक इन पांचों में सबसे कम नहीं थे। तो अंकों की अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन है, ठीक है। तो ये बताइए इसका आंसर आप, ये रैंकिंग का सवाल है। एक परीक्षा में राजस्थान को मुकेश से ज्यादा अंक मिले हैं। तो देखिए एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा, तो राज को मुकेश से ज्यादा किंतु प्रिया जितने नहीं। लेकिन प्रिया जितने नहीं इसका मतलब इसको प्रिया से कम मिले। प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले, प्रिया को गौरव एवं कविता से भी ज्यादा अंक मिले हैं। तो गौरव और कविता जो है ये भी प्रिया से पीछे हैं। गौरव को मुकेश से कम मिले हैं, गौरव जो है वो मुकेश से भी पीछे हैं। तो गौरव जो है वो मुकेश से भी पीछे हैं, परंतु उसके अंक इन पांचों में सबसे कम नहीं थे। इसका मतलब सबसे कम किसके हो जाएंगे, कविता के। सबसे कम किसके हो जाएंगे, कविता के। अंकों की अवरोही व्यवस्था में, अब अवरोही व्यवस्था का मतलब क्या होता है, अवरोही व्यवस्था का मतलब ये होता है कि बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर, बढ़ते से घटते क्रम को अवरोही कहते हैं और घटते से बढ़ते को आरोही कहते हैं। तो ये अगर अवरोही यानी बढ़ते हुए से घटते की तरफ जाना है तो राज जो है वो कौन से स्थान पर होगा, दूसरे स्थान पर होगा। राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले हैं, राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले हैं किंतु प्रिया जितने नहीं। लेकिन प्रिया जितने नहीं, और प्रिया जो है उसको गौरव और कविता से भी ज्यादा अंक मिले हैं। गौरव को जो है वो मुकेश से भी कम मिले हैं और सबसे कम गौरव के नहीं मतलब कविता के हैं। तो अवरोही क्रम में अगर अपन जाएंगे तो दूसरे नंबर पर जो है वो कौन आएगा, राज आएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? वीणा, गिटार, बांसुरी और सारंगी। ठीक है, तो अब देखिए वीणा, गिटार, बांसुरी और सारंगी, इन चारों की अगर बात करें तो देखिए वीणा में तार है, सारंगी जो है उसमें तार है, गिटार में तार है, लेकिन बांसुरी जो है उसमें किसी तरह कोई तार नहीं है। तो बताइए इन सबसे क्या मैं सही हूं? बताइए क्या बांसुरी इसका सही आंसर होगा? ठीक है, तो वीणा, गिटार और सारंगी जो है इन तीनों में तार होते हैं, इसलिए बांसुरी इसका क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए फिर रैंकिंग का सवाल आ गया। 5 मित्रों में ए जो है वो बी और डी की तुलना में भारी है, तो ए जो है वो बी और डी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में हल्का है, सी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है, बी जो है वो डी की तुलना में, बी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, बी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, लेकिन ई से भारी है। लेकिन ई से क्या है? भारी है। इनमें से सबसे भारी कौन है? तो देखिए ये सीक्वेंस तो आपको पता चल ही रहा है, और डी जो है वो सी से भी भारी है, तो और ए जो है वो बी और डी से भारी है, तो सबसे भारी कौन हो गया? देखिए ए जो है वो सबसे भारी हो गया, तो सबसे भारी कौन हो गया? ए। देखो डी जो है वो बी और ई से भारी है, और यहां लिखा हुआ है कि बी जो ए जो है वो बी और डी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में हल्का है, तो सी तो वैसे ही डी की तुलना में क्या है? हल्का है, तो सबसे भारी कौन आ गया? ए आ गया। ये सीधे सीधे जवाब है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, सीधे सीधे जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डी की बहन है, मतलब ब्लड रिलेशन का सवाल है। ए डी की बहन है, जी की पुत्री सी, सी जो है वो बी की माता, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए का डी से क्या संबंध है? तो देखिए इधर आप, ए जो है वो डी की बहन है, ए डी की बहन है, ए डी की बहन है, एफ जी की पुत्री है, एफ जो है ये जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी बी की माता है, सी जो है वो किसकी माता है? बी की माता है, सी बी की क्या है? माता है, डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है। देखिए डी सी का पिता, डी जो है वो सी का पिता हो गया, ये सी जो है माता है किसकी? बी की। इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया। उसके बाद देखिए ई डी की माता है, ई जो है वो किसकी माता है? डी की। ई जो है वो किसकी माता है? डी की। ई माता है डी की। ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? तो देखिए ए कहां है? ये रहा, और ए का संबंध किससे पूछा है? डी से। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। ए का डी से क्या संबंध है? तो ये इसकी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। तो सीधा पहले ही दे रखा है ए डी की बहन है, ए का डी से क्या संबंध है? तो देखिए क्वेश्चन यही आंसर दे रखा है, ए का डी से क्या संबंध है, तो ए तो है वो डी की बहन हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है। और अगर ये आपसे पूछे कि ई का रिश्ता जो है वो सी से क्या है, तो बताइए क्या होगा? तो देखिए ये हो जाएगी इसकी पुत्री, और ये पिता की माँ इसके लिए क्या हो जाएगी? दादी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। तो द्वीप, प्रायद्वीप, तट ये सब एक है, नकलिस्तान जो है वो अलग है। ये आपके रेतीले धोरों की कहानी है। निम्न में से असंगत ज्ञात कीजिए। दालचीनी, लौंग, काली मिर्च। दालचीनी, लौंग और काली मिर्च ये खड़े मसाले हैं, खुबानी अलग हो जाएगा। यदि किसी भाषा में बेट को BAT को जो है वो आपके लिए 23 लिखा जाए, और CAT जो है उसको क्या लिखा जाएगा? तो देखिए B आता है 2 पे, A 1 पे, T 20 पे, तो 20 1 21 और 20 23 आंसर आ जाएगा। इसका जोड़ा रखा है इन तीनों को। इसी तरह से CAT का क्या आ जाएगा? 3 1 और 20, यानी ऐड कर रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया हुआ है BSTC में, कि एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर है, उनके सिर की गिनती 80 है। सिर की गिनती कितनी? 80 है। तो उनकी पैरों की संख्या 200 है, तो कितने मोर कितने हैं? तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, आप मान लीजिए कि X हिरन है और Y मोर है। X जो है, Y जो है ये तो क्या है? मोर है। X जो है वो क्या है? हिरन है। और साथ में आपको क्या दे रखा है? इन दोनों की गिनती जो है वो कितनी है? 80 है। और उसके साथ साथ में इनको पैरों की संख्या 200 है। तो आपको पता है कि हिरन के 4 पैर होते हैं, तो 4X प्लस मोर के 2 पैर होते हैं, तो 2Y बराबर 200। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो, ये समीकरण नंबर 2। ये स्पीड आप ऑटोमेटिकली, अभी तो समझा रहा हूं इसलिए धीरे हैं,
बाकी जब आप इक्वेशन पढ़ेंगे तो फटाफट आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 80 और 4x प्लस 2y बराबर 200। तो ये दोनों मतलब x यानी हिरण और मोर दोनों है कितने 80, और हिरण जो है उसके 4 पैर होते हैं इसलिए 4x, और मोर जो है उसके 2 पैर होते हैं इसलिए 2y बराबर 200। समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू समीकरण 1, तो ये क्या हो गया देखिए 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 80 इंटू 4, और नीचे वाले समीकरण को लिख दो अब इक्वेशन नंबर 2 को बराबर 200। तो देखिए ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 2y प्लस का 4y, ये बचा प्लस का 2y बराबर 320 में से 200 गए तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 320 हो जाएगा, तो ये पीछे बचा 120। तो 2y बराबर अगर 120 है तो y बराबर आपका आंसर कितना आ गया 120 बटा 2, यानी कि आंसर कितना आ गया 60। आंसर कितना आ गया 60, ठीक है। तो और ऑप्शन जो है वो है इसमें 60, ऑप्शन जो है वो इसमें क्या है 60, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, एक बार ये इक्वेशन एक बार ये इक्वेशन मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा, तो देखिए 2 और 5 में प्लस 3, 5 और 9 में प्लस 4, 9 और 19 में प्लस 10, 19 और 37 में जो है वो 1 और 17 प्लस का 18। तो देखिए 3 फिर 4 फिर 10 फिर 18, देखिए कुछ ना कुछ जो है इसमें स्क्वायर ऐड कर रखा है, पहले वाले के अंदर 2 दूना 4 प्लस 1, तो ये देखिए इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है 2 इंटू 2 2 दूना 4 प्लस 1 बराबर 5, फिर 5 दूना 10 माइनस 1 बराबर 9, फिर 9 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 19, और 19 इंटू 2 माइनस 1 बराबर 37। तो एक बार तो मल्टीप्लाई 2 से करके प्लस माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 37 इंटू 2 प्लस 1, तो 37 को 2 से किया तो 74 प्लस 1 इज इक्वल टू 75, इसका आंसर हो जाएगा 37 36, तो 75 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरें। तो देखिए ये एनालॉजी का क्वेश्चन भी समझ सकते हो आप, इसको आप जो है सीरीज का क्वेश्चन भी समझ सकते हो, इसको आप कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन भी समझ सकते हो। सीक्वेंस फाइंड करना है एस से टी यू वी डब्ल्यू, इसका मतलब वी, सी ई जी 2 का गैप है तो 9 पे क्या जाएगा आई, और डी एफ 2 का एच यानी कि जे, वी आई जे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एस से टी मतलब क्यू पी आर एस एस टी यू वी डब्ल्यू, सी के बाद में 2 ई फिर 2 जी फिर 2 आई, फिर डी के बाद में 2 एफ 2 एच और 2 जे और 2 एल, तो वी आई जी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख के 30 दिन बाद में कौन सा वार होगा। तो देखिए 1 तारीख को 1 अक्टूबर को जो है वो क्या है आपके सोमवार, 1 अक्टूबर को क्या है सोमवार है, और आपसे पूछा जा रहा है कि उस महीने की 20 तारीख को, तो 20 तारीख को क्या वार होगा, तो ये तो आप वैसे ही बता सकते हैं 1 अक्टूबर को अगर सोमवार है तो वापिस 8 को सोमवार, 15 को सोमवार, फिर 16 को मंगलवार, 17 को, वैसे तो देखिए अगर आप कैलेंडर के स्थिति तो डायरेक्ट आंसर निकालिए, 19 19 में 7 का भाग देंगे, 7 दूना 14, 5 बचा, सोमवार में 5 जोड़े शुक्रवार आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 5 आंसर आया आपका, 5 जो आंसर आया 19 में 7 का भाग देने पर सोमवार में प्लस 5 किया तो आंसर क्या हो जाएगा शनिवार। तो वैसे भी 20 तारीख को क्या आ रहा है शनिवार, और शनिवार के 30 दिन आगे आ रहा है, तो शनिवार के 30 दिन आगे कौन सा वार है 20 तारीख के 30 दिन बाद, तो 30 दिन फिर आप निकालेंगे, 30 में फिर 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा, तो शनिवार में 2 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा, शनिवार में 2 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए कि 1 अक्टूबर को मंडे है, तो देखिए 20 तारीख यानी कि 19 दिन तो ये और 30 दिन ये, 49 दिन बाद क्या होगा, इस तरह से निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे तो एक बार तो आपने ऐसे निकाल लिया, अब डायरेक्ट 30 और 19 दिन को जोड़ दीजिए, 49 में आप डायरेक्ट 7 का भाग दीजिए, 49 में 7 का भाग दिया तो 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 35, 7 छक 42, 7 7 49, 7 7 49, इसका मतलब शेषफल कितना बच रहा है 0, इसका मतलब सेम दिन होगा मंडे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए प्रतिमान का अनुसरण करें और विलुप्त अंक बताएं, ये आपके मिसिंग नंबर का सवाल है। मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए ये 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 24 को 2 से गुणा किया तो 48, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 60 को 2 से गुणा किया तो 120। इसी तरह से 10 को जो है वो 4 से गुणा करिए, 10 चौक 40, 40 को 2 से गुणा किया तो 80, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे
4 आंसर आ गया। क्या आ गया? 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पासे को उछालने पर सम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं एक पासे की बात करूं तो एक पासे में जो है वो 6 फलक होती है, और 6 फलक में 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 उसके ऊपर नंबर होते हैं। मतलब एक गन की अगर मैं बात करूं या डाइस की बात अगर मैं करूं तो उस डाइस में जो है वो टोटल कितनी फलकें होती है? 6 फलक होती है। कितनी फलक होती है? 6 फलक होती है। और इन 6 फलक पे जो है आपको पता है 1 नंबर आता है, 2 नंबर आता है, 3 नंबर आता है, 4 नंबर आता है, 5 नंबर आता है और 6 नंबर आता है। और सम संख्या की बात कर रहा मतलब 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है और 6 सम संख्या है। 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है और 6 क्या है? सम संख्या है। तो इसका मतलब सम संख्या 3 है, और 3 ही जो है वो क्या है? विषम संख्या है। 3 ही जो है वो क्या है? विषम संख्या है। तो टोटल 6 है, सम संख्या है 3, तो 3 दूना 6, 1/2। इसका मतलब सम संख्या आने की प्रायिकता जो होगी वो क्या होगी? 1/2 होगी। आप वैसे भी लूडो बहुत खेलते हैं आजकल, लूडो बहुत फेमस गेम है। जब उसमें खेलते हैं तो 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकते हैं। तो जैसे आप उसको उछालेंगे तो 6 में से आएगा तो 1 अंक, लेकिन 6 में से सम संख्या कितनी है? 3 है। तो अब 3 टोटल 6 है, सम संख्या 3 है, तो 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। जैसे उछाला, अगर मान लो 6 आया तो 3 में से 6, इसका मतलब 1/3/6 यानी कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1990 का पंचांग जो है वो किस सन के समान है? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए आप 1990 के बाद में। तो 1990 के बाद में देखिए 1900 जो है आपके 91 है, तो 1991 आपका साधारण वर्ष है, यानी कि 1 ओड डे। साधारण वर्ष में ओड डे कितना होता है? 1। उसके बाद में 92 जो है वो आपका लीप वर्ष है, तो ओड डे 2। फिर 93 साधारण वर्ष है मतलब 1। 94 साधारण वर्ष है मतलब 1। 95 आपका साधारण वर्ष है मतलब 1। ठीक है, 3 1 4 और 2 6। फिर 96 आपका लीप वर्ष है मतलब 2। 97 फिर आपका साधारण वर्ष है। 98 फिर आपका साधारण वर्ष है। जहां पर टोटल 7 हो जाए वहां रुक जाना। 98 में 1 है, 99 जो है उसमें 1 है। फिर उसके बाद में आपका 2000 आ गया, 2000 लीप वर्ष है मतलब 2। फिर 2001। अब देखिए 1 2 3 1 4 1 5 और 1 6, और 6 और 2 8 आ गया, मतलब 7 आया ही नहीं है। 8, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11 12 13 और ये 14। ठीक है, इसका मतलब 2001 जो है वो आपका किसका? 1990 के पंचांग के बराबर होगा। जहां 7 आए वहां रुकना था, लेकिन जैसे ही 7 आने लगे और लीप वर्ष आ गया मतलब 8 आ गया, तो उसके बराबर होगा नहीं, इसलिए अपन आगे बढ़ गए। 97 98 99 2000 और 2001। तो 2001 में जो है वो हमारा क्या होगा? इसका समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुत्ता जो है वो कुत्ते घर से संबंधित है, उसी प्रकार चिड़िया जो है वो किससे संबंधित है? तो पिंजरे से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपक रवि का भाई है, रेखा मनोज की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है, तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है? तो देखिए दीपक रवि का भाई है। दीपक जो है ये किसका भाई है? दीपक जो है रवि का भाई है। रेखा मनोज की बहन है। रवि रेखा का पुत्र है। रवि जो है ये किसका पुत्र है? रेखा का पुत्र है। रवि जो है ये रेखा का क्या है? पुत्र है। और रेखा मनोज की बहन है। रेखा जो है वो किसकी बहन है? मनोज की बहन है। तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है? दीपक का रेखा से क्या संबंध है? तो ऑब्वियसली पुत्र हो जाएगा ये इसका, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं, और ये रेखा जो है वो रवि की माँ है, तो इन दोनों में क्या संबंध हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं कि दीपक का मनोज से क्या संबंध है, तो ये क्या संबंध हो जाएगा? मामा भाणेज का। किसका संबंध हो जाएगा? मामा भाणेज का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर, उसका पीछे से कौन सा स्थान होगा? तो देखिए ये सिंपल सवाल है। t इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस 1 ये फॉर्मूला है, लेकिन एक एल प्लस आर मान लीजिए, तो h इक्वल्स टू टी माइनस आर प्लस 1। इसको अगर करेंगे अपन तो देखिए ये हो गया 49, और 49 में से जो है वो अपन कितना निकालेंगे? 18 निकालेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 31 प्लस 1 इज इक्वल्स टू आंसर क्या हो जाएगा? 32। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप 15 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 15 अक्टूबर 2007, तो देखिए अपन क्या मानेंगे यहाँ पर? 2006 मानेंगे। और 2006 जब मानेंगे तो 2006 में वही आप 2000 एक तरफ करोगे, 6 एक तरफ करोगे, 2000 में आप 400 का भाग देंगे। कैलेंडर की क्लास देख सकते हैं आप, ईशाला पे सारी कैलेंडर की क्लासेस पड़ी हुई है, तो इसमें आपको 0 मिलेगा। शेषफल 6 में 4 का भाग देंगे आप, तो 6 में 4 का भाग देने पर ये एक बार जाएगा। तो या तो आप एक सीधा इसमें से ऐड कर दीजिए, या फिर इसको इस तरह से लिख दीजिए 5 और 1 लीप वर्ष। तो 5 को 1 से, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 5 और ये 2, दोनों मिलकर आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। और ऐसे अगर आप जोड़ेंगे तो भी आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। और 7 में जब आप 7 का भाग देंगे तो शेषफल यहाँ पे भी क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो ये 2006 में सारा शेषफल 0 आ रहा है। 15 अक्टूबर स्टार्ट करेंगे अपन, तो देखिए जनवरी के अंदर 3 ऑड डे,
2007 लीप वर्ष नहीं है, फरवरी के अंदर फरवरी के अंदर 2 नहीं, फरवरी के अंदर 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर 15 में 7 का भाग दिया तो 1, 15 में 7 का भाग दिया तो शेषफल 1 बचेगा। 3 3 6 2 8, 3 11, 11 और 2 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21 और 1 22, 22 में आप 7 का भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा और 1 पे हम लोगों की क्या आएगा, सोमवार। तो इसका आंसर क्या होगा, सोमवार होगा। फिर से चेक कर लीजिए एक बार। 15 अक्टूबर 2007 पूछा है तो 2006 लेंगे, 2006 में 2000 का 0, 6 में 4 का भाग देंगे तो ये 7, 7 में 7 का भाग दिया 0। 15 अक्टूबर जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर 15 में 7 का भाग दिया तो 1। तो 3 3 6 2 8, 3 11 और 2 13, 13 और 6 19, 20, 21, 22 में 7 का भाग दिया 1। तो आंसर क्या हो गया, सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यदि 8 सितंबर 2001 को शुक्रवार था तो 21 सितंबर 2011 को क्या दिन होगा। तो देखिए 8 सितंबर 2001 को फ्राइडे बता रखा है और आपको कह रहे हैं 21 सितंबर 2011 को क्या होगा। तो 21 सितंबर को आपको पूछा गया है और 21 सितंबर को आपको क्या पूछा गया है, 2011 को। तो इसको आप एक काम करिए, यहाँ पर आप 21 सितंबर ना मान के इसको आप 8 सितंबर मान के सोल्व करिए, ताकि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या हो जाएगा, सेम डेट और डिफरेंट ईयर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो 2001 और 2011 में अंतर कितने का है, 10 साल का है। 10 में आप 4 का भाग देंगे तो 2 लीप वर्ष आएंगे, 4 8 है ना, 2 लीप वर्ष आएंगे। तो अब आप या तो 2 लीप वर्ष को 2 से गुणा कर दीजिए और 8 को 1 से गुणा कर दीजिए तो भी 8 और 4 12 आएगा, या फिर इन 2 को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 में जब आप 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 5। शेषफल कितना बचेगा, 5। तो इसका मतलब 8 सितंबर 2001 को अगर शुक्रवार है तो 8 सितंबर 2011 को क्या आ जाएगा, शुक्रवार में 5 जोड़े आप तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो 8 सितंबर को क्या वार आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। और आपसे पूछा कब का है, 21 का पूछा है। 8 को बुधवार है तो 15 को बुधवार, और 15 को बुधवार है तो 22 को बुधवार, यानी 21 तारीख को जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। क्वेश्चन को फिर से देखिए, 8 सितंबर 2001 और 21 सितंबर 2011। तो 8 सितंबर जो है 2001, ठीक है, 2001, और आपको पूछा है 21 सितंबर 2011। कुछ नहीं करना है, इस 21 को आप मान लीजिए कि ये 8 तारीख की है, ताकि डेट सेम हो जाएगी। और 2001 और 2011 में 10 साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है, भाग देंगे आप 4 का तो आपके लीप वर्ष आएंगे 2। लीप वर्ष को गुणा करना है 2 से, यानी ओड डे 4, और पीछे बचे 8, 8 साधारण वर्ष हो गए। तो ये आपके आंसर आ गया 8। 8 और 4 कितने हो गए, 12। 12 में 7 का भाग देंगे, शेषफल 5। तो यानी कि अगर 8 सितंबर 2001 को जो है वो अगर फ्राइडे है तो इस फ्राइडे के अंदर जो है वो अगर आप 5 और जोड़ेंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो 8 सितंबर 2011 को क्या आ गया, बुधवार आ गया। क्या आ गया, बुधवार आ गया। और अब देखो 8 को बुधवार है तो 8 और 7 15 को बुधवार, फिर 22 को बुधवार, यानी एक दिन कम करेंगे तो 21 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। 6:15 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 6:15 हो रहे हैं तो ये 6 बज रहे हैं और 6:15 हो रहे हैं। 3 पर काटा है, ये 6 पर काटा है, तो सीधा देख लीजिए ये वाला एंगल निकालना है। तो ये 3 से यहाँ से 6 यानी कि 90 डिग्री, और प्लस जो है वो घड़ी जो है वो 15 मिनट आगे चल गई 15, और घड़ी की सुई जो है वो 1 मिनट में कोण बनाते हैं आधे डिग्री का, तो 15 मिनट में कितना बनाएगी, 7.5 डिग्री का। तो 90 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा, 97.5 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 97.5 डिग्री आ जाएगा। और वैसे भी अगर आप इसके क्वेश्चन को आंसर करना चाहे तो क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला जो है वो थीटा बराबर, मैंने आपको बता ही रखा है। बताइए थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है। 10 सेकंड का आपके पास जब आंसर टाइम है, बताइए फटाफट थीटा का फॉर्मूला क्या है, कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको याद है और सच में आप ट्रू इंस्पिरेशन है बीएसटीसी के लिए तो कोशिश करिए कि ये सारे सवाल जो है आपको बैक टू बैक आ जाए। चलिए देखिए, तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है 60h माइनस 11m बटा 2। तो 60h यानी कि 60 × 6 माइनस 11 × 15 बटा 2, 360। 360 में से 15 को 11 से गुणा किया तो 165। 360 में से 165 गया तो ये आपके पास कितना बच गया, समथिंग 195। और 195 में आप 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 97.5। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए ये आपका क्वेश्चन जो है ये है आपका लॉजिकल वेन डायग्राम का, लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये।
ये ऐसे क्वेश्चन आपको जो है सिलेक्शन में फायदा दिलाते हैं। 3 आपके सामने फोटो बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, एक आयत बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है। कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी है को किससे दर्शाया गया है, तो ए बी सी डी। तो कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी है, तो सबसे पहले वृत्त जो है ये कॉलेज प्रोफेसर है, ठीक है। त्रिभुज जो है ये सर्जरी है, ठीक है। और आयत जो है ये मेडिकल है, आयत जो है ये मेडिकल। तो ये कॉलेज प्रोफेसर होने चाहिए, कॉलेज प्रोफेसर होने चाहिए जो सर्जरी विशेषज्ञ भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए ये डी जो है वो ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल जो है वो किसको दर्शा रहा है, सर्जरी विशेषज्ञों को दर्शा रहा है, और साथ में ये इस वृत्त में भी आ रहा है, इसीलिए जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सर्जरी विशेषज्ञ जो मेडिकल विशेषज्ञ भी है लेकिन प्रोफेसर नहीं है, सर्जरी विशेषज्ञ जो मेडिकल विशेषज्ञ भी है, तो सर्जरी विशेषज्ञ जो मेडिकल विशेषज्ञ भी है, सर्जरी विशेषज्ञ है, देखिए इसमें कॉमन आ रहा है, सर्जरी विशेषज्ञ जो मेडिकल विशेषज्ञ भी है लेकिन क्या नहीं है, कॉलेज प्रोफेसर नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, जेड आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, जेड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सी निम्न में से किसे दर्शाता है, तो देखिए इनमें से सी किसको दर्शा रहा है, तो इसी क्वेश्चन में देखिए सी किसको दर्शाता है, तो सी जो है वो किसको दर्शा रहा है, ये आपका सी किसको दर्शा रहा है, तो ये केवल आपको किसको दर्शा रहा है, सर्जरी विशेषज्ञों को। सी किसको दर्शा रहा है, सर्जरी विशेषज्ञों को। चलिए ये 9 नंबर हो गए अगर 3 सवाल आते हैं तो। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ऐसे कुल कितने विद्यार्थी जिन्होंने इतिहास या गणित या विज्ञान विषय लिया था, तो ये क्वेश्चन आपके लॉजिकल वेन डायग्राम का है। और लॉजिकल वेन डायग्राम के लिए मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि ये सारे के सारी चीजें जो हैं आपको मुफ्त में नंबर देने की बात है, इसमें इतना कोई लॉजिक नहीं लगाना है। जो खास तौर पे जो, इसीलिए आप अपनी तैयारी जो है इस तरह से करिए कि ये क्वेश्चंस तो सही होने ही होने हैं, लेकिन इसको और कितनी अच्छी तरह से बेटर बनाया जा सकता है, या रीजनिंग या मैथ्स में 150 में से 150 नंबर कैसे लिए जा सकते हैं। तो कुल इतने विद्यार्थी जिन्होंने इतिहास या गणित या विज्ञान विषय, या तो इतिहास लिया है या गणित लिया है और या विज्ञान लिया है, या तो इतिहास या गणित और या फिर विज्ञान। तो देखिए 19 और 9 कितने हो गए आपके लिए, 25 और 19 कितने होते हैं, तो 9 और 5 14, 4 हासिल का 1 44, तो 44 इसका आंसर है। देखिए ऑप्शन में कोई मिस्टेक होगी, 44 ऐसे हैं जिन्होंने या तो केवल इतिहास लिया, या केवल मैथ्स लिया, या केवल जो है वो विज्ञान लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, H का अर्थ इनटू है, J का अर्थ माइनस है, D का अर्थ प्लस है और Y का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान निकालिए। तो देखिए 105, J का मतलब क्या है, यहाँ पर J का मतलब माइनस है, और 29 H का मतलब यहाँ पर इनटू है, और 96 Y का अर्थ यहाँ पर भाग है, 96 Y का मतलब भाग है, और 16D का मतलब जो है वो आपके लिए यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस है, और ये 84, 1 2 3 और 4। तो देखिए सबसे पहले भाग करते हैं बोर्ड मास के रूल से, तो बोर्ड मास के रूल से सबसे पहले अपन भाग करेंगे, तो 96 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 से 96, तो ये आ गया 105 माइनस 29 इंटू 6 और प्लस का 84, ठीक है। फिर आगे देखिए मल्टीप्लाई करिए, तो 105 माइनस 29 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 6 54 का 4 हासिल का 5, 6 दूना 12 और 5 17, ठीक है, और प्लस का 84। और अब आपको अच्छी तरह से पता है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 105 और 84 जो है, 105 और 84 कितना हो जाएगा आपके लिए 189, और 189 में 174 आप माइनस निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 15। आंसर क्या आ जाएगा आपका 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, जमा के बोर्ड मास करना है, पहले आपका भाग करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, और फिर जोड़ बाकी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम यही है, तो देखिए 64 आयत का मतलब जो है वो भाग है, 8 ट्राइंगल का मतलब प्लस है, 16 इसका मतलब मल्टीप्लाई है, 4 और थीटा का मतलब माइनस है 3। तो देखिए 64 में डिवाइड बाय करेंगे 8 से, तो ये बच जाएगा आपके लिए 8 प्लस 16 इंटू 4 माइनस 3, 8 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 3, तो 64 और 8 72 माइनस 3, तो ये आपके लिए कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो ये काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, और काउंटिंग फिगर जो है अभी तक हम तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी बीएसटीसी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। तो काउंटिंग फिगर में देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 त्रिभुज तो आपके ये हो गए। उसके बाद देखिए आप ये वाला, ठीक है, 1 फिर 2 फिर ये 3, ठीक है, और एक ये 4, तो ये कितने हो गए टोटल 10 हो गए। कितने हो गए
10 हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका 10 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक ये, एक ये, एक ये, फिर दो त्रिभुज मिलकर वापस बना रहे हैं, तो एक ही त्रिभुज ये बनाएगा, एक त्रिभुज ये बनाएगा, एक त्रिभुज ये बनाएगा और एक त्रिभुज ये बनाएगा, 1 2 3 और 4, तो कितना आंसर हो गया? 10 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंक 4 के फलक के तो विपरीत फलक पर कौन सा है अंक दिखाई देगा? तो देखिए अंक 4 के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा? तो ये डाइस का सवाल है, और मैंने आपको डाइस में पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डाइस के लिए आपको छोटी सी चीज बता दूंगा। इसमें दो तरह के पासे होते हैं, एक तो साधारण पासा, एक मानक पासा, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। और मानक पासा जो है उसमें आपको पता है कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। और साधारण पासे जो है उनमें आपको देखना है कि किसके पीछे कितनी फलक है, टोटल 6 है तो 3 दिखेगी, 3 ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, देखो तो 3 जहां कॉमन आ रहा है वहां से हमको क्लॉकवाइज चलना है। 3 जहां पे कॉमन आ रहा है वहां से हमको क्या चलना है? क्लॉकवाइज। तो 3 से हम चलेंगे, तो देखियो 3 से 5 और 5 से फिर 6, ठीक है। इसी तरह से यहां से भी 3 से चलिए, तो 3 से 1 और 1 से 2। और हमसे क्या पूछा गया है कि 4 के विपरीत में क्या दिखाई देगा? तो देखो, तो आपको पता है डाइस में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। तो 6 और 2 यहाँ आ गए, 5 और 1 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, 3 2 बार आ रहा है, इसका मतलब 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 4 के अपोजिट में क्या होगा? तो 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में ही इज माई नेफ्यू को COPVZSMN लिखा गया, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। 1 2 3 4 के रूप में लिखा गया है। दैट इज माई कार जो है इसको ZSPTPVGA के रूप में लिखा गया है। और ही इज योर नेफ्यू, ही इज योर अंकल को COPVXYZ के रूप में लिखा गया है। तो आपको नेफ्यू के लिए कोड निकालना है, और नेफ्यू आपको पता है यहाँ आ रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि नेफ्यू कहाँ कॉमन आ रहा है, तो नेफ्यू कहीं कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन ही जो है वो कॉमन आ रहा है। तो देखिए ही का कोड क्या हो जाएगा? तो ही फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में कॉमन आ रहा है, तो ही का कोड जो हो जाएगा वो COPV, दो चीजें आ रही, तो ही का कोड CO भी हो सकता है या PV भी हो सकता है। फिर देखिए इज का कॉमन आ रहा है, तो इज भी इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो देखिए इज का कोड जो है वो इसमें भी इज आ रहा है। तो देखिए इज और इज, और इन दोनों में कोड क्या आ रहा है? यहाँ पे देखिए ZS इसमें नहीं आ रहा है, PV और देखो PV तीनों में कॉमन आ रहा है। जैसे इज कॉमन आ रहा है वैसे PV भी कॉमन आ रहा है। तो इज का कोड जो है वो क्या हो गया आपके लिए? PV हो गया। चलिए, तो ही कैंसिल हो गया, इज कैंसिल हो गया। अब देखिए माई कहाँ आ रहा है? तो माई यहाँ आ रहा है, तो माई 2 में कॉमन आ रहा है। और इन दोनों में देखिए कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है? तो ZS दोनों में कॉमन आ रहा है। तो माई का कोड जो है वो क्या हो गया? ZS हो गया। तो 3 तो कट गए, ये कट गया, CO कट गया, PV कट गया और ZS कट गया। इसका मतलब नेफ्यू का आंसर क्या हो गया? MN। तो नेफ्यू का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? MN हो जाएगा। एक आकृति चुने जिसमें प्रश्न की आकृति छुपी हुई है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मैं आज ही कह रहा हूं कि BSTC के पेपर में लिख के ले लो। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, BSTC के पेपर में जो है ऐसे क्वेश्चन 101% जो है वो 2 आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए इनकी प्रिपरेशन करके जाएं, और नेक्स्ट अपने जो 50 क्वेश्चन होंगे उसमें पूरी कोशिश करूंगा कि इन क्वेश्चन को ऐड किया जाए। तो ये पूछा गया है कि इसके बराबर में कौन सी आकृति छुपी हुई? तो देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, देखिए या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इसमें क्रॉस लाइन नहीं आ रही, इसमें क्रॉस लाइन आ रही है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये। तो इसको अगर अपन कंप्लीट करेंगे तो देखिए ये कैसे हो जाएगा? तो देखिए ये सेम आकृति बन गई, इसका मतलब 2 जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चनों के अंदर जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिलेंगे। और आप मान के चलिए 28 अगस्त को जैसे ही पेपर होगा और हाथों हाथ आपको यहाँ पे पेपर की रीजनिंग जो जो क्वेश्चन आए वो आपको हाथों हाथ यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो 50 क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाए हैं, थोड़े से 2 दिन कम होंगे, तो जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। क्लास को आप ज्यादा शेयर करिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, ये क्लास जो है आपकी सब तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। सभी बच्चे जो है इन क्वेश्चनों को देख के और फिर जाएं। आप मान के चलिए कमल सर का दावा है कि आप 50 क्वेश्चनों में से 40 से 45 क्वेश्चन ठोक कर आएंगे, अगर आपने मेरी तीनों 150 क्वेश्चन की क्लास जो है वो देखकर अगर आप जो है एग्जाम देने गए, ठीक है। तो आप तैयारी करिए, आपके पास में 1 सप्ताह और बच रहा है, नेक्स्ट मंडे को आपका पेपर है, ठीक है। इसी के साथ में जो है आज के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, ठीक है। क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करिए और बताइए कि सर इन क्वेश्चंस के बारे में भी कुछ बता दीजिए। हमारे एग्जाम 7 दिन बाद है तो मैं वापस आपसे मिलने के लिए तैयार हूं। जो भी आपकी दिक्कत है वो सारी जो है अपन सैटरडे को लाइव सेशन में मैं आपको जो है बता दूंगा कि कौन कौन सी आपकी दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।